सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज के वीडियो में दोस्तों हम सशस्त्र सीमा बल अधिनियम 2007 के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी एसएसबी में एलडीसी एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे हेड कांस्टेबल का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर एलडीसी हो, चाहे असिस्टेंट कमांडर एलडीसी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और चाहे जो अभी एसएसबी में ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो सीमा जो सशस्त्र सीमा बल है, ये 2007 में बनाया गया है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ के सशस्त्र बल के गठन और विनिमय तथा उसके संबंधी विषयों पर उपबंध करने के लिए अधिनियम है। भारत गणराज्य के संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से इसको अधिनियमित किया गया है। अध्याय 1 में प्रारंभ होता है इसका। धारा नंबर 1 में दिया गया है संक्षिप्त नाम और आरंभ। तो दोस्तों, इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है सशस्त्र सीमा बल अधिनियम 2007 है और इसको उस तारीख से ही लागू कर दिया गया जब संसद ने इसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया। धारा नंबर 2 में जो आती है परिभाषाएं या जिनको डेफिनेशन बोलते हैं, यानी कि कुछ आगे चल के आपको ऐसे पद, नाम, ऐसे शब्द मिलेंगे जिनको इसमें विस्तार या जिनका संबंध है। जैसे 2 के 1 में सक्रिय ड्यूटी दिया गया है। इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में सक्रिय ड्यूटी से बल के सदस्य के रूप में उस अवधि के दौरान जिसमें वह व्यक्ति बल के ऐसी किसी यूनिट में है और ऐसा काम कर रहा है, या तो जो किसी शत्रु के विरुद्ध सक्रिय में लगा हुआ है, यानी कि शत्रु के विरुद्ध कोई कार्रवाई हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई युद्ध हो रहा है, तो वह सक्रिय ड्यूटी में माना जाएगा। दूसरा, जो भारत की सीमाओं पर पिकेट की सक्रियता कर रहा हो, यानी कि जो हमारी सीमाएं हैं उस पे कोई तैनात हो पिकेट पे, वो भी सक्रिय ड्यूटी में माना जाएगा। इसके अलावा पेट्रोल या गश्त पे हो या कोई अन्य रक्षा ड्यूटी करने में लगा हो या कोई भी ऐसी अन्य ड्यूटी करने में लगा हो, वह भी सक्रिय ड्यूटी में आएगा। संलग्न या उसका भाग है, या तो ड्यूटी कर रहा है या उस ड्यूटी में पार्ट है, या जैसे मान लिया पेट्रोलिंग के लिए गए हैं तो उसमें अगर वो पार्ट है तो वो भी सक्रिय ड्यूटी में आएगा। ड्यूटी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी अवधि के दौरान की गई ड्यूटी जो केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा किसी ऐसे क्षेत्र में प्रति निर्देश से उसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई वर्ग जो इस अधिनियम के अधीन है सेवा कर रहा है, वह सब की ड्यूटी जो है सक्रिय ड्यूटी घोषित की जाएगी। 2 का बी में है बटालियन। अब आप लोग जानते होंगे, इसको याद करने के लिए A4 जैसे इंग्लिश में एक्टिव ड्यूटी बोलते हैं, तो 2 का ए में एक्टिव ड्यूटी, 2 का बी में बी फॉर बटालियन, ऐसे भी याद रखते हो। तो बटालियन से तात्पर्य यूनिट से है जो केंद्र सरकार द्वारा बटालियन के रूप में गठित किया गया है। सिविल अपराध। सिविल अपराध से तात्पर्य वह अपराध है जो दंड न्यायालय में विचाराधीन है, यानी कि कोई भी ऐसा अपराध जिसका किसी न्यायालय में केस चल रहा हो वह सिविल अपराध की श्रेणी में आएगा। C4 सिविल अपराध, इस तरह भी आप याद रख सकते हो। डी, 2 के डी में सिविल कारागार। तो दोस्तों, सिविल कारागार ऐसी जेल या ऐसे स्थान से अभिप्रेत है, यानी कि ऐसी जेल या कोई ऐसे स्थान से उसको परिभाषित किया गया है जिसमें किसी अपराधी कैदी के निरोध के लिए, यानी कि किसी ने अपराध किया और उसकी सजा के लिए वहां पे रखा गया है, या 1894 का तत्सम किसी अन्य विधि के अधीन उसको बनाया गया हो या उसको परिभाषित या उसको जेल का रूप दे दिया हो, तो वह कारागार कहलाएगा। 2 का ई कमान ऑफिसर। कमान ऑफिसर से तात्पर्य ऐसा कोई कमांडेंट या ऑफिसर है जो उस यूनिट के बल में किसी ऐसे अलग प्रभाग या उस समादेशन कर रहा हो। यानी मतलब कमान ऑफिसर है जब बल जैसे यूनिट है, यूनिट की सब यूनिट
में कहीं अलग से किसी सब यूनिट की कमान कर रहा हो या समादेशन कर रहा हो या उसका कमांड कर रहा हो। समादेशन का मतलब उसका कमांड के तौर पे या उसको संचालन कर रहा हो, जिससे ऐसे व्यक्ति संबंधित है या संलग्न है। इस अधिनियम में उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा हो, यानी कि अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहा हो। ई में है कमान। एफ दंड न्यायालय। दंड न्यायालय से तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन गठित भारत किसी भाग में बने दंड न्यायालय से है। यानी कि दंड न्यायालय वही है जो कोई अपराध करता है, अपराध करने के बाद जिसका मुकदमा चलता है और वह दंड देने के लिए वह न्यायालय समक्ष हो। जी उप महानिर्देशक और अपर महानिर्देशक। उप महानिर्देशक और अपर महानिर्देशक से धारा 5 के अधीन बल में नियुक्त कोई उप महानिरीक्षक या अपर महानिरीक्षक, यानी कि जिनको धारा 5 में दिया गया है कि बल के महानिरीक्षक या अपर महानिरीक्षक होंगे, वो धारा 5 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा। महानिर्देशक और अपर महानिर्देशक। महानिर्देशक और अपर महानिर्देशक तात्पर्य धारा 5 के अधीन नियुक्त बल के, यानी कि धारा 5 में लेके महानिर्देशक से लेके अपर महानिर्देशक तक के लिए या जो उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि इस पद के लिए नियुक्त किए जाएंगे, तो उनका उसी से मतलब है। 2 का आई शत्रु। शत्रु से तात्पर्य ऐसे सभी सैन्य विद्रोह, सायुध, वागी, आयुध बलवाकारी, जलदस्यु, आतंकी और ऐसा कोई सशस्त्र व्यक्ति भी है जिसके विरुद्ध कार्रवाई करना किसी ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य है जो इस अधिनियम के अधीन है। यानी कि शत्रु से तात्पर्य कोई भी सैन्य विद्रोह कर रहा हो, कोई बागी हो गया हो, सायुध बागी हो, कोई बलवाकारी बलवा कर रहा हो जो कानून के अलावा है, जलदस्यु मतलब जल के द्वारा प्रवेश गलत तरीके से कर रहा हो, या कोई आतंकवादी हो जो किसी तरह की भी घटना कर रहा हो, वे सब शत्रु की श्रेणी में आएंगे। 2 का जे इनरोलमेंट पर्सन। तो इनरोलमेंट पर्सन से तात्पर्य अधिनियम के अधीन अभ्यावेशित कोई अवर ऑफिसर या अन्य व्यक्ति, यानी कि जो भी व्यक्ति भर्ती किया जाता है वो इनरोलमेंट पर्सन यानी कि होगा। 2 का के, यानी कि धारा 2 के उपधारा के में बल से तात्पर्य सशस्त्र सीमा बल से है। 2 का एल बल न्यायालय। बल न्यायालय से तात्पर्य धारा 76 में निर्दिष्ट न्यायालय से विपरीत है, यानी कि सिविल न्यायालय या दंड न्यायालय के अलावा बल के भी न्यायालय होंगे, और जो बल में कोई मान लिया अनुशासनहीनता करता है या कोई अपराध करता है, उसके लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो बल न्यायालय द्वारा किया जाएगा। 2 का एम बल अभिरक्षा। बल अभिरक्षा का तात्पर्य धारा 69 अधीन बल के किसी सदस्य की गिरफ्तारी या प्रयोग से है, यानी कि 2 के एम में दिया गया है जब कोई भी बल का सदस्य कोई ऐसा कार्य करता है जिसको कस्टडी या उसमें रखा जाता है, अभिरक्षा में रखा जाता है, तो उसका वर्णन 2 के एम में दिया गया है। 2 का एन महानिरीक्षक। महानिरीक्षक तात्पर्य धारा 5 के अधीन जो उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, उस रैंक में जो होगा वही महानिरीक्षक से अभिप्रेत होगा या कहलाएगा। 2 का ओ जज अटर्नी जनरल। जज अटर्नी जनरल, अपर जज अटर्नी जनरल, उप जज अटर्नी जनरल और जज अटर्नी से तात्पर्य धारा 95 की उपधारा 2 के अधीन नियुक्त जज अटर्नी जनरल, अपर जज अटर्नी जनरल और उप जनरल अटर्नी और जज अटर्नी से अभिप्राय होगा, यानी कि जो धारा 95 की उपधारा 2 के अधीन जो नियुक्त किए जाएंगे वो ये कहलाएंगे या उनसे विपरीत होगा। धारा नंबर 2 का पी बल का सदस्य। बल का सदस्य तात्पर्य कोई भी ऑफिसर, कोई अधीनस्थ ऑफिसर, कोई अवर ऑफिसर या कोई अव्ययी व्यक्ति से अभिप्रेत, यानी कि बल के सदस्य कोई भी उच्च अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, उसके बाद अवर मतलब हवलदार और इसके अलावा सिपाही
और अनुचर सभी जो है जो भी इनरोलमेंट किए जाएंगे बल के सदस्य कहलाएंगे। धारा नंबर 2 का क्यू अधिसूचना। अधिसूचना तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है। अधिसूचना का मतलब जो भी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है उससे ही मतलब होगा 2 के क्यू में। 2 का आर अपराध। अपराध से तात्पर्य नियम के अधीन दंडनीय कोई कार्य जो लोभ से विपरीत है और इसके अंतर्गत कोई सिविल अपराध भी है। यानी कि इस अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो अपराध की श्रेणी में आता है वह दंडनीय होगा, वह जो है सिविल अपराध भी हो सकता है, कहलाएगा। 2 का एस ऑफिसर। ऑफिसर से तात्पर्य बल के रूप में नियुक्त या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति से विपरीत है। इसके अंतर्गत कोई अधीनस्थ अधिकारी या वरीय अधिकारी नहीं। यानी कि ऑफिसर का मतलब उच्च ऑफिसर जो असिस्टेंट कमांडेंट से लेके डीजी तक है सभी ऑफिसर, यानी कि इसके अंदर अधीनस्थ अधिकारी या अवर अधिकारी अवर ऑफिसर नहीं आएंगे। 2 का टी विहित प्रिस्क्राइब्ड। विहित से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का विहित से, यानी कि जो यह अधिनियम बन गया, अधिनियम बनाने के बाद जो भी नियम बनाने की आवश्यकता होगी वह विहित इस अधिनियम के कारण या इस अधिनियम के अनुसार ही बना सकते हैं, वे विहित कहलाएंगे। 2 का यू नियम। नियम से तात्पर्य अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम से, यानी कि नियम का मतलब होगा जो भी अधिनियम के या आवश्यकता के अनुसार इस अधिनियम को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए वो अधिनियम कहलाएंगे। वी 2 का वी में अधीनस्थ ऑफिसर। अधीनस्थ ऑफिसर तात्पर्य बल के सूबेदार मेजर से लेके सूबेदार मेजर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के आते हैं, वह सभी अधीनस्थ अधिकारी कहलाएंगे और उसका वर्णन 2 के बी में दिया गया है। 2 का डब्ल्यू वरिष्ठ ऑफिसर। वरिष्ठ ऑफिसर तात्पर्य बल के संबंध में उपयुक्त जो अधिनियम के अधीन अभिप्रेत है। तो वरिष्ठ अधिकारी में बल का कोई सदस्य जिसे समादेशन के अधीन नियमों के अनुसार तत्सम वह व्यक्ति है। दूसरा उस व्यक्ति के उच्चतम रैंक या वर्ग या अथवा एक ही वर्ग के उच्चतम ग्रेड का कोई ऑफिसर, और जब ऐसा व्यक्ति ऑफिसर नहीं है उसके अंतर्गत उच्चतम रैंक वर्ग या ग्रेड का कोई अधीनस्थ ऑफिसर या अवर ऑफिसर। 2 का एक्स अवर ऑफिसर। अवर ऑफिसर मतलब हवलदार। अवर ऑफिसर तात्पर्य हेड कांस्टेबल से विपरीत है। तो जो भी उसका वर्णन जो दिया गया 2 के एक्स में दिया गया है। 2 का वाई यूनिट। यूनिट से अंतर्गत निम्न है, यानी कि जो बटालियन की बात हुई थी ये ऊपर बटालियन भी दिया था बी में। अब 2 का जो है वाई में यूनिट। यूनिट में क्या है, बल के ऑफिसर और अन्य सदस्य का कोई ऐसा निकाय जिसके लिए कोई पृथक प्राधिकृत स्थापन विद्यमान हो, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए एक वो पृथक प्राधिकृत किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों का जो इस अधिनियम के अधीन है कोई पृथक निकाय जो किसी सेवा में नियुक्त है और पूर्वत किसी यूनिट में संलग्न नहीं है। इस सब व्यक्तियों का ऐसा कोई पृथक निकाय जो ऐसे व्यक्तियों में से जो इस अधिनियम के अधीन है पूर्णतः या भाग गठित है और केंद्र सरकार द्वारा यूनिट के रूप में विनिष्ट है। अब धारा 2 का उपखंड 2। उपरोक्त सभी परिभाषाएं शब्दों पदों जो इस अधिनियम में उपयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु भारतीय दंड संहिता 1860, 45, सेना अधिनियम 1950, 1950 का 46, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1986, 86 का 47 में परिभाषित है। यानी कि कुछ शब्द जो इसमें परिभाषित किए गए हैं, इसके अलावा जो इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है, सेना अधिनियम में परिभाषित है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में परिभाषित है, वो भी वही अर्थ माना जाएगा जो वहां पर है। इसमें भी जो संहिता या उन अधिनियमों में वर्णित है। अधिनियम 2 का उपखंड 3। इस अधिनियम में किसी ऐसे विधि के जो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रदत्त नहीं है प्रति निर्देशित यह अर्थ लगाया जाए कि वह राज्य के विधि के प्रति निर्देशित है। नियम 3 व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है, यानी कि नियम 3 में ऐसे व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है। पहला ऑफिसर और अधीनस्थ ऑफिसर इस अधिनियम के अधीन माने जाएंगे। अवर ऑफिसर और उस अधिनियम के अधीन अभ्यास अन्य व्यक्ति, यानी अवर ऑफिसर मतलब हवलदार और अन्य मतलब
जो भी सिपाही जीडी है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है वह जब तक अधीन रहेगा जब तक कि वह इस अधिनियम और नियम के उपबंधों के अनुसार बल से बर्खास्त नहीं कर दिया जाए, सेवा से निवृत्त न कर दिया जाए, निमुक्त न कर दिया जाए, उन्मुक्त या पद बल से हटा नहीं दिया जाए या पदच्युत नहीं कर दिया जाए, वह इस अधिनियम के अधीन बल का सदस्य बना रहेगा, जो अधीन रहेगा। अब है धारा नंबर 4। यह अध्याय 2 शुरू हो जाता है इस अधिनियम का, बल का गठन और बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें। अब धारा नंबर 4 में बल का गठन। तो बल के गठन में एक में दिया गया है, संघ का एक सशस्त्र बल होगा जिसका नाम सशस्त्र सीमा बल होगा और भारत की सीमाओं की सुरक्षा की सुनिश्चित करेगा और अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर उसे अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। ये 4 के 1 में, यानी बल का गठन। दूसरा, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बल का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए और बल के सदस्य की भर्ती और सेवा की शर्तें वही होंगी जो विहित की जाए, यानी कि जो पहले से प्रिस्क्राइब की गई है या इस अधिनियम में वर्णित है या इस अधिनियम के तहत जो नियम बनाए गए हैं। नियम नंबर 5, यानी कि धारा नंबर 5, नियंत्रण और निर्देशन। बल का साधारण अधीक्षक, निर्देशक और नियंत्रण केंद्र सरकार में निहित होगा, यानी कि इसका जो मेनली अधीक्षण, निर्देशक, साधारण बल का साधारण अधीक्षक निर्देशन बल केंद्र सरकार के निहित होगा और वही इसका प्रयोग करेंगे। इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए बल का समादेशन और अधीक्षण ऐसे ऑफिसर में विहित होगा जिसे केंद्र सरकार बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करेगी। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के अधीन महानिदेशक के कर्तव्यों के निर्वाह में उसकी सहायता करने के लिए अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक, कमांडेंट और अन्य ऑफिसर होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त करेगी। यानी कि एक महानिर्देशक को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए उनकी सहायता के लिए आईजी, डीआईजी और कमांडेंट और ऑफिसर भी नियुक्त सरकार समय समय पर करती रहेगी या जितनी आवश्यकता होगी। धारा नंबर 6, अभ्यावेशन। बल में अभ्यावेशन किए जाने वाले व्यक्ति, अभ्यावेशन का ढंग और अभ्यावेशन की प्रक्रिया वही होगी जो नियम के अनुसार बताई गई या सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है। धारा नंबर 7, बल के बाहर सेवा करने का दायित्व। बल का प्रत्येक सदस्य भारत के किसी भी भाग में तथा भारत के बाहर भी सेवा करने का दायित्व का निर्वाह इस अधिनियम के अधीन होगा, यानी कि बल में जो भी अभ्यावेशन किया गया या इनरोलमेंट किया गया या जो भर्ती किया गया है उसका प्रत्येक का सदस्य का कार्य है या उसका कर्तव्य है कि भारत के अंदर भी वह सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा और साथ ही भारत के बाहर भी सेवा करने का दायित्व सौंपा जाएगा तो इस अधिनियम के अनुसार करेगा। धारा नंबर 8, पद से त्याग पत्र और पद से अलग होना। सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना बल के किसी सदस्य को पद से त्याग या अलग होने का अधिकार नहीं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अनुसार बल का सदस्य या सरकार के नियम अनुसार भर्ती कर दिया गया और बल में का सदस्य बन चुका है तो वह अपनी अनुमति बिना अनुमति के या जो बल के सदस्य से अपना पद त्याग पत्र नहीं दे सकता अपनी मर्जी से। इसमें जो है 8 के ए में दिया गया है, बल का कोई भी सदस्य उस अवधि के दौरान जिसके लिए वह वचनबद्ध है अपने पद का त्याग पत्र का अधिकार नहीं है, यानी कि जो 3 महीने 90 दिन का जो समय होता है उसमें तो वह त्याग पत्र नहीं दे सकता है। अपने पद से सभी या किन्हीं कर्तव्यों से अलग होने की स्वतंत्रता अपनी मर्जी से नहीं होगी। धारा नंबर 9, सेवा की अवधि। प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए वचनबद्ध होगा, यानी कि जो सेवा की अवधि यानी कि उसकी नौकरी करने का जो समय होगा जो सरकार निर्धारित करेगी वही होगा। धारा नंबर 10, केंद्र सरकार द्वारा सेवा की समाप्ति। अब इसमें क्या है, इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों में अधीन रहते हुए केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को सेवा से
पदच्युत कर सकेगी या हटा सकती है। तो भारत सरकार को अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति इस बल का सदस्य है और उसको सेवा से हटाने का अधिकार हटा सकती है। नियम नंबर 11, महानिर्देशक और अन्य ऑफिसरों द्वारा पदच्युत किए जाने, हटाया जाना या अवनित किया जाना। अब सरकार के बारे में तो ऑफिसर के लिए आ गया, महानिर्देशक या कोई अपर महानिर्देशक या महानिरीक्षक यानी कि डीजी, आईजी या डीआईजी अधिनियम के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति जो ऑफिसर है सेवा से पदच्युत कर सके, हटा सके या निम्न ग्रेड में रैंक में या रैंक में अवनति कर सकेंगे। यानी कि इनको भी ये अधिकार है सरकार के साथ साथ कि बल से पद से हटा सकते हैं या निम्न रैंक में ग्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो है 11 का दूसरा, कोई ऑफिसर जो उप महानिरीक्षक के रैंक के नीचे का नहीं है या कोई विहित ऑफिसर अपने समादेशन के अधीन ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी रैंक का ऑफिसर या अधीनस्थ ऑफिसर नहीं है को विहित किया जाए सेवा से पदच्युत कर सकेगा, हटा देगा। यानी कि अधीनस्थ अधिकारी को से नीचे के जो ऑफिसर है उसको कोई ऐसा उप महानिरीक्षक यानी कि या कोई ऑफिसर जब वह समादेशन कर रहा हो कहीं पे तो उसको हटाने का अधिकार इस नियम के अनुसार 11 के 2 में दिया गया। 11 का 3, उपधारा 2 में वर्णित कोई ऑफिसर अपने समादेशन के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऑफिसर या अधीनस्थ ऑफिसर नहीं है निम्नतम ग्रेड या रैंक में अवनति कर सकता है। यानी कि जो 2 का धारा 2 का में वर्णित है कोई ऑफिसर उसको निम्न रैंक में कर सकता है। इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग अधिनियम और नियम के अधीन करते हुए किया जाएगा। अब धारा नंबर 12, सेवा की समाप्ति का प्रमाण पत्र। यानी कि आपने बल में सेवा की, आपको सेवा के में जो किया है उसका एक प्रमाण पत्र जारी होगा, वह धारा नंबर 12 में दिया गया है। किसी अधीनस्थ ऑफिसर या अवर ऑफिसर या अन्य कोई भी भर्ती व्यक्ति जिस सेवा से निवृत्त, उन्मोचित या निमुक्त कर दिया गया या हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है उस ऑफिसर द्वारा जिसे समादेशन के अधीन वह है, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में एक प्रमाण पत्र वो देगा जिसमें निम्नलिखित विवरण भी लिखेंगे। क्या उसकी सेवा की समाप्ति करने वाले प्राधिकारी का नाम होगा जिस दिन वह सेवा से किसी प्रकार से अपनी समाप्ति करके जा रहा है और सेवा समाप्ति का कारण भी इसमें लिखा जाएगा और बल में उसकी सेवा की क्या अवधि होगी वह भी लिखा जाएगा। धारा नंबर 13, संगम बनाने, वाच्य स्वतंत्रता आदि के अधिकार के संबंध में निबंध। यानी कि कोई संगठन बनाने या कोई अपना पर्चा अपना भाषण देने आदि के अधिकार के संबंध में निबंध। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है केंद्र सरकार या विहित प्राधिकारी की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना क्या क्या नहीं कर सकता, किसी व्यवसायिक संघ, श्रमिक संघ, राजनीतिक संगम या व्यवसाय संघों या श्रमिक संघों या राजनीतिक संघों में किसी वर्ग का सदस्य और उसके किसी भी रूप से सहयोजित नहीं होगा। यानी कि वह किसी भी तरह से उनमें शामिल नहीं होगा। दूसरा, किसी सोसाइटी, कोई संस्था, संगठन या संगठन जिसमें बल के भाग के रूप में मान्यता नहीं है, यानी कोई सोसाइटी है, संस्था है या संगठन है जिसकी बल से मान्यता नहीं है या जो कोई सामाजिक आमोद प्रमोदात्मक या धार्मिक स्वरूप का नहीं है। यानी कि इसमें अगर कोई सामाजिक कार्य का है और आमोद प्रमोद या धार्मिक स्वरूप का नहीं है, यानी इस तरह का मैं कर सकता है लेकिन इसमें नहीं कर, इनके अलावा दूसरे सदस्य और उसमें किसी भी रूप में संयोजित नहीं करेगा। प्रेस से ना तो पत्र व्यवहार करेगा और न ही कोई पुस्तक, पत्र और दस्तावेज प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशित कराएगा, किंतु उस दशा में ऐसा न कर सके जबकि ऐसा पत्र व्यवहार या प्रकाशन उसके कर्तव्य को श्रद्धापूर्वक निर्वाह के लिए है। कहना मतलब अपने लिए कोई प्रेस से वार्ता नहीं करेगा, कोई पुस्तक नहीं लिखेगा, कोई दस्तावेज प्रकाशित नहीं कराएगा, लेकिन अगर वह उसके कर्तव्य में आता है यानी कि ड्यूटी में आता है तो वह करेगा, या केवल साहित्य, कलात्मक व वैज्ञानिक प्रवृत्ति का है या विहित प्रवृत्ति का है। स्पष्टीकरण, यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठाता है कि इस उपधारा में खंड ख में अधीन कोई सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन केवल सामाजिक, आमोदपूर्वक या धार्मिक रूप का है या नहीं, तो इस पर केंद्र सरकार का
विनिश्चय अंतिम होगा। यानी कि कोई व्यक्ति इस बल का रहते हुए किसी संगठन, किसी संस्था, किसी सोसाइटी का सदस्य बन जाता है और वह बोलता है यह संस्था जो है सामाजिक संगठन है या आमोद प्रमोदात्मक है या धार्मिक स्वरूप की संगठन है, मैं इसका इसलिए सदस्य बना हूँ, तो उसका जो है अंतिम निर्णय सरकार का होगा कि यह वह है या नहीं है। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है, ऐसा किसी अधिवेशन में न तो भाग हो लेगा, न ही उसमें संबोधित करेगा, न ही प्रदर्शन में भाग लेगा जो किसी राजनीतिक प्रयोजन में ऐसा अन्य प्रयोजन के विहित है। व्यक्तियों के नियम निकाय आयोजित करेगा। दोस्तों, अगर आप एलडीसी का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो इस पीडीएफ में हमने आपके अधिनियम के साथ साथ जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके प्रोफेशनल में, चाहे आपके अधिनियम से आए हों, चाहे मैप से आए हों, आते हों, चाहे फील्ड क्राफ्ट से, फील्ड क्राफ्ट में बहुत सारे हैं। फील्ड क्राफ्ट में चाहे अम्बुस हो, रेड हो, दूसरे हो, चाहे आपके वेपन से क्वेश्चन हो, पूरी हमने ये पीडीएफ एक तरह से बनाई है। हम आपको दिखाने भी सकते थे लेकिन अभी थोड़ा सा, जैसे कि मैं, फिर आपका टाइम लग जाएगा, जैसे कि आपको इसमें देखना है तो बहुत सारे पेज है, यानी कि इसमें अब मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत टाइम इसमें लग जाएगा, तो इसलिए आपको यह पीडीएफ मिल सकती है अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं। यानी कोर्स का पूरा एलडीसी कोर्स, चाहे आप सीआरपी में हैं, बीएसएफ में हैं, आईटीबीपी में हैं, सीआरपी में है, सभी कोर्सों का हमने एक तरह से पूरा वो बनाया है। कोर्स के पूरे साधन उपलब्ध है। अब चलते हैं धारा नंबर 14, ऑफिसर से भिन्न व्यक्ति की शिकायत का प्रतिरोध। ऑफिसर से भिन्न कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है और वह समझता है कि किसी वरिष्ठ या ऑफिसर द्वारा उसके साथ अन्याय किया है, वह ऑफिसर से किसी संविधान के अधीन वह सेवा कर रहा है, परिवाद कर सकेगा। यानी कि कोई व्यक्ति, कोई कार्मिक किसी ऑफिसर के साथ ड्यूटी कर रहा है या उसके अधीन कर रहा है और उसने कोई अन्याय किया तो वह उसके अलावा दूसरों से शिकायत कर सकता है। जब वह ऑफिसर जिसके विरुद्ध परिवाद किया है वह ऑफिसर है, उसके कोई परिवाद उपधारा 1 के अधीन किया जा रहा है, तब व्यक्तित व्यक्ति उस ऑफिसर के अगले वरिष्ठ ऑफिसर को परिवाद यानी कि पत्राचार या शिकायत कर सकता है। प्रत्येक ऑफिसर जिसे ऐसा कोई परिवाद प्राप्त है, परिवादी को पूर्ण प्रतिरोध देने के लिए यथासंभव पूर्ण अन्वेषण करेगा, यानी उसकी जांच करेगा तथा आवश्यक हो परिवाद वरिष्ठ प्राधिकारी को निर्देशित करेगा और उसको जो आवश्यकता होगी तो उसके लिए निर्देशित भी करेगा। महानिर्देशक पूर्वगामी उपधाराओं में से किसी के अधीन किए गए किसी भी निश्चित को पुनरीक्षित कर सकेंगे, किंतु उसके अधीन रहते हुए ऐसा विनिश्चित अंतिम होगा। धारा 15 के ऑफिसर की शिकायत का प्रतिरोध। कोई, धारा 15 ऑफिसर की शिकायत का प्रतितोष। कोई ऑफिसर जो यह समझता है कि उसके कमान ऑफिसर या किसी अन्य वरिष्ठ ऑफिसर द्वारा उसके साथ अन्याय किया है और उसको अपने कमान ऑफिसर या वैसे वरिष्ठ ऑफिसर से आवेदन करने पर ऐसा प्रतिरोध प्राप्त नहीं होता तो वह स्वयं को हकदार समझता है तो वह महानिरीक्षक या केंद्र सरकार को उचित माध्यम से परिवाद कर सकता है। यानी कि कोई, मान लिया ऑफिसर की शिकायत का प्रतितोष हुआ, यानी कि किसी के अंडर में है और आपके साथ अन्याय हुआ, आपने अपना लिखित शिकायत दिया लेकिन वह जो उनसे उच्च अधिकारी को दिया उन्होंने कोई आपका जवाब नहीं दिया या आपके साथ जो उनको इंक्वायरी जांच करनी थी नहीं करी, तो आप महानिरीक्षक या केंद्र सरकार को उचित माध्यम से ये इसकी शिकायत कर सकते हैं। धारा नंबर 16, यहाँ पर अध्याय नंबर 3 अपराध शुरू हो जाता है। शत्रु से संबंधित और मृत्यु से दंडनीय अपराध, यानी शत्रु से संबंधित और मृत्यु से दंडनीय अपराध। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है निम्नलिखित अपराध में से कोई अपराध करेगा। क्या क्या? किसी ऐसे पद स्थान गादर जो कि उसके जिम्मेदारी में सुपुर्द किया गया है, यानी कि कोई ऐसा स्थान है, चाहे क्वार्टर गार्ड है, चाहे कोई भी स्थान है जो उसको जिम्मेदारी सौंपी गई ड्यूटी है या किसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है, लज्जापूर्ण रूप से परित्याग या समर्पित कर देता है। वह लज्जापूर्ण रूप से उसको छोड़ देता है या उसको किसी को
अपने विरोधी को या अपने मिलिटेंट उग्रवादी या किसी भी को वह उसको सौंप देता है। दूसरा, ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत सेना, नौसेना, वायुसेना से या संघ में किसी अन्य सशस्त्र बल से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन है, शत्रु के विरुद्ध कार्य करने में प्रवृत्ति रहने के लिए ऐसे व्यक्ति को शत्रु के विरुद्ध कार्य करने से निरुत्साहित करने के लिए, विवश या उत्प्रेरित करने के लिए किन्हीं साधनों का साक्ष्य प्रयोग करेगा। यानी जब कोई भी इस अधिनियम के नौसेना, वायुसेना या संघ में कोई सशस्त्र बल है, किसी से युद्ध कर रहा है, किसी से लड़ाई कर रहा है या किसी का हो रहा है और कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध में कार्य करेगा तो ऐसा अपराध की श्रेणी में आएगा। शत्रु की उपस्थिति में अपने आयुधों, गोला बारूद, औजार, उपकरणों को बेसमझी के रूप में सत्याकृत करेगा या ऐसी रीति से कदाचार करेगा जिसको कायरता प्रदर्शन, यानी कि जो उसके पास या उसकी जिम्मेदारी में कोई आयुध है, गोला बारूद है, औजार है, उपकरण है और उनको जो है वह कायरतापूर्वक उनको समर्पित कर देता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा इस अधिनियम के अंदर। शत्रु आतंकवादी या किसी ऐसे व्यक्ति जो संघ के विरुद्ध उद्धता युद्ध है, यानी कि कोई शत्रु है, कोई व्यक्ति है जो हमारे देश के विरुद्ध युद्ध कर रहा है, विश्वासघातपूर्ण वार्ता करेगा या उससे आसूचना देगा, यानी कि उससे या तो पत्रचार करता है या वार्ता करता है या उसको या अपनी सूचना देता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। धन, आयुध, गोला बारूद, सामान या प्रदत्त से किसी भी अन्य रीति से शत्रु आतंकवादियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करेगा, यानी कि कोई इस बल के इस अधिनियम के अधीन है और वह धन से, आयुध से, गोला बारूद से, सामान से या किसी भी अन्य रीति से शत्रु या आतंकवादी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करेगा तो वह भी जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। शत्रु या आतंकवादी के विरुद्ध सक्रिय के दौरान संघर्ष के समय कैंप में, क्वार्टरगार्ड में मिथ्या अलार्म बजाता है या ऐसी रिपोर्ट या जो अलार्म अफवाह पैदा करता है या ऐसी अफवाह पैदा करता है या प्रकृत करता है, फैलाता है या फैलाने की चेष्टा करता है जिससे मोरल डाउन हो रहा है दोस्तों, वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। संघर्ष के समय नियमित रूप से अवमुक्त हुए बिना या छुट्टी के बिना अपने कमान ऑफिसर या अन्य ऑफिसर या अपने पद स्थान या गार्डर, पिकेट, पेट्रोल या दल छोड़ देता है, यानी कि वह अपनी ड्यूटी पे है और बिना अपने कमान ऑफिसर की अनुमति के अपने ड्यूटी स्थान से चला जाता है, क्वार्टर गार्ड से चला जाता है, पिकेट से चला जाता है या कहीं पेट्रोलिंग या ड्यूटी के लिए पार्टी गई वहां से चला जाता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। शत्रु द्वारा पकड़े जाने पर या युद्ध कैदी बने जाने पर स्वेच्छा से शत्रु पक्ष में कार्य करेगा या शत्रु की सहायता करेगा तो वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसा शत्रु जो कैदी नहीं है जानते हुए श्रेय देगा या उसका संरक्षण करेगा, यानी कि कोई शत्रु है हमको पता है और उसको वह कैदी नहीं है या घूम रहा है, जानते हुए भी उसको श्रेय देगा या संरक्षण देगा तो वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है इससे 16 नंबर धारा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पूरा जो भी आपका प्रोफेशनल वाला सब्जेक्ट है इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, चाहे उसमें आपका मैप रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन जैसे आते हैं, इसमें आते हैं डेटोनेटर संबंधित आते हैं, ड्रिल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और इसमें सभी जो कॉमन है CRP से क्वेश्चन आते हैं, IPC से क्वेश्चन आते हैं और जो स्पेशल पावर एक्ट है उनसे क्वेश्चन आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स जितनी भी है उनसे क्वेश्चन आते हैं, सब इस PDF में आपको मिलेंगे। शत्रु के विरुद्ध सक्रिय के समय या अलार्म के समय संतरी होते हुए अपने पद स्थान पे सो जाए या नशे की हालत में रहे तो वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। के में दिया गया है जानते हुए कोई ऐसा कार्य करेगा जो बल की या भारत के सैनिक, नौसेना, वायुसेना बलों की या उसके सहयोगी करने वाले किन्हीं बलों की या ऐसे बलों के किसी भाग की सफलता को संकट में डालने के लिए प्रकलिप्त होकर बल न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पर मृत्युदंड या लघुतम दंड जो इस अधिनियम में वर्णित है भोगने के लिए दायित्व का अधीन होगा, यानी कि इस अधिनियम जो इस तरह के जो उपरोक्त अपराध बताए हैं अगर करता है तो इस अधिनियम के अनुसार उसको वही दंड या मृत्यु जो दोषित होने पर मृत्युदंड या लघु दंड
जो भी अधिनियम में वर्णित है उनके लिए तैयार रहेगा। धारा नंबर 17, शत्रु से संबंध अपराध जो मृत्यु से दंडनीय नहीं है। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है निम्नलिखित अपराध में से कोई अपराध करेगा। ऊपर वाला जो मैंने बताया, जो भी अपराध करेगा तो वह ऐसे या तो मृत्युदंड होगा या उससे लघुत्तम दंड भी होगा, या बड़े कहने मतलब जिनको माना जाए मेजर दंड होगा। लेकिन शत्रु के संबंधी अपराध जो मृत्युदंड नहीं है लेकिन उनसे छोटे जन्म, जो कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित कार्य करेगा वह अपराध कहलाएगा। क्या क्या? नियमित पूर्वाधानी के अभाव से या आदेश की अवज्ञा या कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करता है या उसका कारण बनता है, कैदी बना लिया जाए या शत्रु द्वारा पकड़ा लिया जाए या कैदी बना दिया जाने पर या इस प्रकार पकड़े जाने पर उस समय वह अपनी सेवा पर वापस न जाने में समर्थ हो, ऐसा करने में असफल रहे, वह भी यानी कि नियमित पूर्वाधानी के अभाव से आदेशों की अवज्ञा करता है, कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है, ये सब कार्य करता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरा, नियमित प्राधिकरण के बिना शत्रु के साथ या ऐसे व्यक्ति के साथ जो शत्रु से मिला हुआ है वार्तालाप करता है, उनको आसूचना या इंटेलिजेंस देता है, ऐसा किसी वार्तालाप या आसूचना का ज्ञान प्राप्त होने पर उसे तुरंत अपने कमान ऑफिसर को नहीं बताता या अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रकट नहीं करता या जानबूझकर उसका लोभ छुपाता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। बल का न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर, जो ऊपर दिए गए हैं, अगर बल के न्यायालय द्वारा वह दोष सिद्धि हो जाता है जिसकी अवधि 14 वर्ष तक होगी या 14 वर्ष तक या लघुत्तम दंड जो इस अधिनियम में वर्णित है उसको भोगने के लिए वह तैयार या उसको पनिश किया जाएगा। धारा नंबर 18, अन्य कर्तव्यों की उपेक्षा सक्रिय ड्यूटी पर होते हुए अधिक कठोरता से दंडनीय अपराध। और अन्य कर्तव्य की उपेक्षा सक्रिय ड्यूटी पर होते हुए अधिक कठोरता से दंडनीय अपराध कौन कौन से हैं? कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है निम्नलिखित अपराध में से कोई अपराध करेगा। किसी संरक्षण गार्डन का अतिक्रमण करेगा, यानी कि या संतरी पर अतिक्रमण करेगा या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, यानी कि या तो क्वार्टर गार्ड पे हमला करता है या संतरी पर अटैक करता है या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो इस अधिनियम के अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरा, लूटपाट की नियत से किसी गृह या स्थान में अनधिकृत प्रवेश कर देता है, यानी कि चोरी करने के हिसाब से किसी घर में प्रवेश करता है। संतरी होते हुए अपने पद स्थान पर सो जाता है, नशे की हालत में रहता है तो अपराध है। वह अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश को बिना अपनी गार्डन पिकेट पेट्रोल का स्थान छोड़ देता है तो यह भी इस धारा के अनुसार अपराध की श्रेणी में आएगा। कैंप में या क्वार्टर में मिथ्या अलार्म बजाता है, उपेक्षा से होने देता है या ऐसी कोई अलार्म बजाने की कोई दूसरा कर रहा है उसको होने देता है, या तो खुद बजाता है या वो ऐसा कोई बजा रहा है उसको होने देता है। जो आवश्यकता अलार्म या भय पैदा करने की प्रकृति की भावना से फैलाया गया हो या किया गया हो। और फिर एफ में दिया गया है पैरोल संकेत शब्द या प्रति संकेत किसी ऐसे व्यक्ति जो उसे जानने का हकदार नहीं है उसको बताता है, यानी कि कोई ऐसी चीजें हैं जो उसको दूसरे व्यक्ति को नहीं जाननी चाहिए उनको बताता है या उसको उनको प्रतिशत जानते हुए कि बल के न्यायालय से दोष सिद्ध होता है, यानी कि ये पता चल जाता है तो वो दोष सिद्ध होने पर उस दशा में जिसने वह ऐसा कोई अपराध सक्रिय ड्यूटी पर होते हुए किया है, कारावास जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे लघुत्तम दंड जो अधिनियम में वर्णित है उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा। तो उसमें उस दिशा में जिसमें वह कोई व्यक्ति सक्रिय ड्यूटी पर न होते हुए करेगा, कारावास की अवधि 7 वर्ष। अगर वह सक्रिय जो ऊपर बताए सक्रिय ड्यूटी में है तो 14 वर्ष, सक्रिय ड्यूटी में नहीं है तो 7 वर्ष की हो सकेगी या उसको ऐसे लघु छोटे दंड दिए जाएंगे जो इस अधिनियम में वर्णित है। धारा नंबर 19, विद्रोह। जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, बल में या भारत में सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक बलों में या उसके सहयोग करने वाले किन्हीं बलों के विद्रोह आरंभ करेगा, इन्हीं बलों में विद्रोह आरंभ करेगा, उद्दीपन करेगा, कारित करेगा या कारित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ षड्यंत्र करेगा तो वह विद्रोह की श्रेणी में आएगा।
दूसरा, ऐसा किसी विद्रोह में शामिल होगा या कोई वैसे उपरोक्त जो सैनिकों के, नौसैनिकों के या भारत के सैनिकों जो उनका विद्रोह, कोई विद्रोह कर रहा है या उनमें भी शामिल होगा तो वह भी विद्रोह की श्रेणी में आएगा। ऐसा किसी विद्रोह में उपस्थित होते हुए उसे दबाने के लिए अपने अधिकतम प्रयास नहीं करेगा तो वह भी विद्रोह की श्रेणी में आएगा। यह जानते हो कि इस बात का विश्वास करने के कारण रखते हुए कि ऐसा कोई विद्रोह या ऐसा विद्रोह करने का आशय या ऐसा कोई सत्य अस्तित्व में है, उसकी जानकारी अपने कमान अधिकारी को नहीं देगा या वरिष्ठ अधिकारी को नहीं आएगा तो वह भी विद्रोह की श्रेणी में आएगा। यानी कि उसको पता है या उसको विश्वास है कि विद्रोह होने वाला है या विद्रोह का जो है विद्रोह की होने की संभावना है या कोई सत्यंत हो रहा है, वो अस्तित्व में है तो वह भी विद्रोह की श्रेणी में आएगा। बल के या भारत के सैनिक, नौसेना, वायुसेना, उसके सहयोग करने वाले किन्हीं बलों, किसी व्यक्ति उसके कर्तव्यों, संघ के प्रति राजनिष्ठा से विचलित करने का प्रयास करेगा, वह बल के द्वारा दोषित पर मृत्युदंड या उससे लघुत्तम दंड या इस अधिनियम के वर्णित जो भी पनिशमेंट है उनके भोगने के लिए तैयार रहेगा। धारा नंबर 20, तटस्थता रहना और अभिजत्यन में सहायता करना, यानी कि किसी के संपर्क में रहना या उसके जो प्रयास है उसमें शामिल होना। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सेवा का अभिजत्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह बल न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होने पर उस दशा में जिसमें वह अपराध सक्रिय ड्यूटी पर रहते हुए करा है या सक्रिय ड्यूटी पर जाने के आदेश के अधीन होते हुए करेगा तो उसको मृत्युदंड या लघु दंड जो भी इस अधिनियम में वर्णित है उसके भोगने के लिए तैयार रहेगा। उस दशा में जिसमें वह ऐसा अपराध किया है किन परिस्थितियों में करेगा, कारावास की अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या लघुत्तम दंड जो भी अधिनियम में वर्णित है वो भोगने के लिए अधीन होगा। जो व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन जानते हुए कि ऐसा अभिजत्य को सह देगा, बल न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष की होगी और लघुत्तम दंड जो इस पर में 7 के अलावा होंगे वो है भोगने के लिए तैयार होगा। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन, ऐसा व्यक्ति के जो इस अधिनियम के अधीन है किसी अभित्यजन का या अभित्यजन में प्रयत्न का संज्ञान रखते हुए तत्काल अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को सूचना नहीं देता है या व्यक्ति को पकड़ने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, कार्रवाई नहीं करता है, बल न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष की कारावास या इस अधिनियम में वर्णित जो अन्य दंड होंगे उसको भोगने को तैयार। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति अभिजित्य करेगा यदि वह अपने यूनिट या कर्तव्य स्थान में किसी समय अपने यूनिट या स्थान को वापस रिपोर्ट न करने का आशय से अनुपस्थित रहेगा, जो किसी भी समय किसी परिस्थिति में वह अपने यूनिट या कर्तव्य स्थान से अनुपस्थित हो, ऐसा कोई कार्य करेगा, यानी कि या तो अपने यूनिट में रिपोर्ट नहीं करता या फिर अनुपस्थित रहता है या किन्हीं परिस्थितियों से वह यूनिट के कर्तव्य में अनुपस्थित रहता, तो ऐसा कोई कार्य करेगा तो यह दर्शित करता है कि उसका ऐसी यूनिट का कर्तव्य को स्थान से वापस रिपोर्ट करने का आशय है। यदि वह किसी सक्रिय रूप से बचने के आशय से छुट्टी के बिना उपस्थित रहता है तो वह भी इसके अपराध की श्रेणी में आएगा। अब धारा नंबर 21, छुट्टी के बिना अनुपस्थित। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करता है तो छुट्टी के बिना अनुपस्थित कौन कौन से आएंगे। पहला, छुट्टी बिना अपने को अनुपस्थित रखेगा या अपने को स्वीकृत छुट्टी के उपरांत बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रखेगा या छुट्टी पर होते हुए भी अपने प्राधिकारी को यह जानकारी मिलने पर कि किसी बटालियन ने उसके भाग या सब यूनिट में उसका जिसका अंग है सक्रिय ड्यूटी पर जाने का आदेश दे दिया है, काम का अविलंब वापस आने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो वह भी छुट्टी में अनुपस्थित माना जाएगा। परेड में नियमित समय पर या अभ्यास चल रहा है या उसकी प्रैक्टिस चल रही है, ड्यूटी के लिए नियुक्त स्थान पर हाजिर होने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है या उस दौरान जब वह परेड या परेड प्रगमन पथ पर है पर्याप्त कारण के बिना या अपने वरिष्ठ अफसर की इजाजत के बिना परेड को छोड़ के चला जाता है तो वह भी छुट्टी के बिना अनुपस्थित माना जाएगा। जब वह कैंप में या अन्यत्र है, जब किसी साधारण स्थानीय या अन्य आदेश या नियमित किन्हीं परिसीमा में परिदिष्ट स्थान से पास बिना अपने वरिष्ठ अधिकारी की लिखित इजाजत के बिना पाया जाता है, जब उसे किसी स्कूल या प्रशिक्षण संस्था में हाजिर होने के लिए
सामयिक यानी कि आदेश दिया गया हो और वरिष्ठ अधिकारी के अनुमति के बिना वह वहाँ पर अनुपस्थित नहीं होता है और किसी और उसके द्वारा किया गया अपराध किसी समक्ष प्राधिकार द्वारा जाने पर विचरण के विलंबित रहने पर अभिरक्षा लिया जाएगा या निरुद्ध किया जा सकेगा, वह होगी जो विहित की जाएगी। धारा नंबर 22, वरिष्ठ अधिकारी पर आघात करना या उसे धमकी देना। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करता है, अपने वरिष्ठ अधिकारी पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या हमला करेगा तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरा, वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्रति धमकी भरी भाषा का प्रयोग करेगा या अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्रति अधीनता घातक भाषा का प्रयोग करेगा या बल न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर उस दशा में उससे अफसर या उस अपने पद पर निष्पादन कर रहा हो उस दशा में जिसमें अपराध सक्रिय ड्यूटी पर किया है, कारावास जिसकी अवधि 14 वर्ष की होगी अगर सक्रिय ड्यूटी में किया है, या ऐसा लघुत्तम दंड दिया जाएगा जो भी इसमें अधिनियम में वर्णित है। दूसरा, अन्य दशाओं में यानी सक्रिय ड्यूटी पर न होते हुए कारावास जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी, लघुत्तम दंड जो अधिनियम में वर्णित है वो भोगने के लिए तैयार रहेगा। परंतु खंड सी में विनिष्ट अपराध की दशा में ऐसा कारावास 5 साल से अधिक का नहीं होगा। धारा नंबर 23, वरिष्ठ अधिकारी के प्रति अवज्ञा। इस अधिनियम के अंदर कोई व्यक्ति अपने वरिष्ठ अफसर द्वारा अपने पद से निष्पादन के स्वयं दिए गए किसी विधिपूर्ण समादेशन को, चाहे वह मौखिक रूप से हो, लिखित रूप से हो या सांकेतिक हो, अन्यथा दिया गया हो, अवज्ञा करेगा या उसे प्राधिकारी का जानबूझकर किया जाए तिरस्कार प्रदर्शित होता है तो वह बल न्यायालय द्वारा दोषी कारावास जिसकी अवधि 14 वर्ष हो सकेगी या लघुत्तम दंड जो अधिनियम में वर्णित है उसको, यानी कि अगर इस अधिनियम के अंदर किसी भी अधिकारी द्वारा कोई वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसको जो है मौखिक या लिखित या सांकेतिक या जो भी लेकिन विधिपूर्ण कार्य करने के लिए बताया जाता है वह नहीं करता तो उसके लिए कारावास 14। इस अधिनियम के अंदर कोई व्यक्ति जो वरिष्ठ अधिकारी अफसर द्वारा दिए गए किसी विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करेगा या बल न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर उस दशा में जिसमें वह अपराध सक्रिय होते करेगा तो कारावास की अवधि 14 वर्ष हो सकेगी और लघुत्तम दंड जो इस अधिनियम में वर्णित है भोगने के लिए तैयार रहेगा। उस दशा में जिसमें वह अपराध सक्रिय ड्यूटी में न होते हुए करेगा तो सक्रिय ड्यूटी जो कारावास की अवधि 5 वर्ष होगी और अधिनियम में वर्णित भोगने के लिए दायित्व होगा। धारा नंबर 24, अधीनता और बाध्यता। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है निम्नलिखित अपराध में से कोई अपराध करता है, किसी झगड़ा, दंगा, उपद्रव संयुक्त होते हुए किसी ऐसे अफसर की भले में निम्नतम रैंक का हो उसे गिरफ्तार का आदेश देता है, आज्ञा का पालन करने में इनकार करता है अथवा किसी ऑफिसर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या हमला करेगा, किसी ऐसे व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या हमला करेगा जो जिसकी अभिरक्षा में उसे विधिपूर्वक रखा गया है, चाहे वह व्यक्ति अधिनियम के अधीन हो या ना हो, चाहे वह उसका वरिष्ठ अधिकारी हो या नहीं हो। ऐसे अनुरक्षक या प्रतिरोध करेगा जिसका कर्तव्य करने उसे पकड़ना या भार धसाने में लाने का कार्य है। बैरिक कैंप क्वार्टर का अनधिक रूप से निकालेगा, किसी साधारण स्थानीय अन्य आदेश का पालन की अपेक्षा करेगा। धारा 75 में निर्दिष्ट बल पुलिस के उसकी ओर से विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति पर समक्ष अड़चन डालेगा या बल या उसकी ओर विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति कर्तव्य निष्पादन करने में सहायता में किया जाने पर इनकार करेगा या बल न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अवधि उसकी दशा में उसको खंड 6 और खंड ड में निर्देशित 2 वर्ष तक की और उसके अपराधों की दशा में अन्य खंडों में विनिष्ट 10 वर्ष तक की सजा हो सकेगी और प्रत्येक दशा में ऐसे लघुत्तम जो अधिनियम वर्णित है भोगने के लिए तैयार होगा। धारा नंबर 25, अभ्यावेशन के समय मिथ्या जानकारी देना। किसी व्यक्ति के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन हो रहा है यह पता चलता है कि अभ्यावेशन के समय यानी कि भर्ती के समय विनीत प्रारूप में दिए गए किसी ऐसे प्रश्न की जो अभ्यावेशन करने वाले ऑफिसर ने पूछा है या समक्ष साक्ष्य मांगा है, अभ्यावेशन के प्रयोजन के लिए हाजिर हुआ है, जानबूझकर मिथ्या जानकारी देता है, यानी कि जब भर्ती हो रहा है उस समय कोई वह अपनी जानकारी गलत देता है या साक्ष्य गलत
तो वह बल न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होने पर अधिकतम 5 वर्ष की सजा हो सकी या ऐसा लघु दंड दिया जाएगा जो इस अधिनियम में वर्णित है। ये धारा नंबर 25 में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम 25 से आगे के धारा नंबर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। साथ ही में दोस्तों आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या, जैसे PDF है, इसमें पूरा का पूरा अभी कुछ, अगर आपको पूरा जो भी LDC के प्रोफेशनल में आता है, हमने इसमें पूरा का पूरा ये डाला है। सभी टॉपिक पे जितने भी टॉपिक हैं, कोई टॉपिक इसमें छूटा नहीं है। तो आपको उससे संबंधी इस धारा में, इस PDF में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।